एक आंख, एक हाथ और एक पांव वाला एक अप्रतिम योद्धा जिसका जीवन डे 1 से लेकर अंतिम सांस तक संघर्ष भरा रहा, जिसने इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद उत्तर और मध्य भारत के अलावा गुजरात तक अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। अंतिम राजपूत राजा जिसने दिल्ली और आगरा को डायरेक्ट चैलेंज किया और दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक जाकर लड़ाइयाँ लड़ी, जिनके बाद राजपूताना से कोई भी शासक दिल्ली के इतने नज़दीक जाकर चैलेंज नहीं कर पाया। ज़िंदगी हौसलों पर टिकी है और हौसले फतेह की बुनियाद होते हैं। दोस्तों, इस योद्धा को युद्ध करने का जैसे जुनून था। आज के समय में हमें ज़रा सी चोट लग जाए तो हम बिस्तर पर बैठकर आराम करते हैं जब तक वो चोट पूरी तरह ठीक ना हो जाए, लेकिन ये योद्धा ताज़ा और हरे घावों के साथ युद्ध के मैदान पर डटे रहते थे। हमारे शरीर का एक भी अंग यदि ख़राब हो जाए तो हमें बहाना मिल जाता है और हम अपनी कमज़ोरी का रोना रोते रहते हैं। इस वीर योद्धा की एक आंख नहीं थी दोस्तों, एक हाथ और एक पैर नहीं था, 80 घाव थे इनके शरीर पर, लेकिन इनके दुश्मन और दूसरे बड़े बड़े राजा इनसे थर थर कांपते थे। 80 घाव लगे थे तन में, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। यही महापुरुष हमारे लिए जीवन की प्रेरणा बनते हैं और जीवन में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ये पाठ हमको पढ़ाते हैं। कौन थे वो योद्धा जिन्होंने आज से लगभग 500 साल पहले हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर दिया था और हिंदू पत कहलाए? दोस्तों, बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में और सुने इस वीर पुरुष की जीवन गाथा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महाराणा संग्राम सिंह की, जो राणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हैं। चित्तौड़ के महाराणा रायमल के 13 कुंवर और 2 बेटियां थीं, जिनमें प्रमुख रूप से पृथ्वीराज, जयमल और राय सिंह और संग्राम सिंह के नाम विशेष हैं। इन राजकुमारों में पृथ्वीराज बड़ा योग्य और युद्ध विद्या में पारंगत था और संग्राम सिंह महत्वाकांक्षी और साहसी था। राणा रायमल ने अपने जीवन काल में उत्तराधिकार के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया था। हालांकि कुंभलगढ़ के प्रांत का शासन उन्होंने पृथ्वीराज को सौंपकर बाकी राजकुमारों में दुश्मनी की भावना पैदा कर दी थी। इस प्रांत को पाकर पृथ्वीराज निश्चिंत था, लेकिन अपने अधिकार के लिए भी वो सतर्क था। इधर संग्राम सिंह के दिल में देश की रक्षा और मेवाड़ के गौरव को बढ़ाने की लगन थी, लेकिन उसकी इस इच्छा की पूर्ति के आसार नजर नहीं आ रहे थे। सबसे पहले तो उत्तराधिकार का प्रबल दावेदार था पृथ्वीराज, उसके बाद जयमल और राय सिंह को उत्तराधिकार मिल सकता था। इनके अलावा राणा रायमल का चाचा सारंगदेव भी अपने को राज्य का उत्तराधिकारी मानता था। ऐसी स्थिति में सांगा के लिए राज्य प्राप्त करने की आशा दूर की बात थी। दोस्तों, राजस्थान में पुराने ज़माने में ख्यात लिखी जाती थी और इन ख्यात लेखकों ने राजकुमारों के इस बढ़ते विरोध को बड़े इंटरेस्टिंग वे में लिखा है। इन ख्यात के अनुसार एक दिन कुंवर पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह अपनी अपनी जन्म कुंडली लेकर ज्योतिषी के पास गए। तीनों राजकुमारों के ग्रहों की प्रशंसा करते हुए ज्योतिषी ने बताया कि संग्राम सिंह का राजयोग बड़ा बलिष्ठ है। पृथ्वीराज, जो एक महत्वाकांक्षी युवक था, इस भविष्यवाणी को सहन नहीं कर पाया। उसे तुरंत गुस्सा आया। आवेश में आकर उसने तलवार निकाली और संग्राम सिंह पर वार कर दिया, जिससे संग्राम सिंह तो बच गया, लेकिन उसकी तलवार की नोक संग्राम सिंह की आंख में जा लगी और उनकी एक आंख जाती रही। ये बात और बढ़ती, इससे पहले ही राणा रायमल का चाचा सारंगदेव वहाँ पहुँचा और उसने दोनों को भला बुरा कहकर समझाया बुझाया। उसने सांगा की आंख का इलाज भी करवाया, लेकिन इसका कोई आशाजनक फल नहीं निकला और ना ही इससे राजकुमारों के बीच दुश्मनी की भावना ही कम हुई। इसके बाद एक बार फिर सारंगदेव के कहने पर वो भीमल गांव की पुजारिन के पास गए, जो चमत्कारिक थी। उसने भी ज्योतिषी की भविष्यवाणी का समर्थन किया और संग्राम सिंह को ही भविष्य में उत्तराधिकारी होना बताया, जिसे सुनते ही तीनों में फिर से वही युद्ध प्रारंभ हो गया। कुंवर पृथ्वीराज, जिसे अपने बल पर बहुत अधिक विश्वास था, पुजारिन की बात को झूठा सिद्ध करने के लिए संग्राम सिंह पर टूट पड़ा। अगर सारंगदेव उस समय बीच में नहीं आता तो संग्राम सिंह का सिर धड़ से अलग हो जाता। इस संबंध में एक दोहा भी प्रसिद्ध है, पीथल खग हाथा पकड़ वो सांगा किए बार, सारंग झेले शीश पर उणवर सांग उबार। दोस्तों, यहाँ बीच में आने के कारण वो वार सारंग झेल गया और संग्राम सिंह एक बार फिर बच गया। इस बार लड़ते हुए सभी इधर उधर भागे और जयमल संग्राम सिंह के पीछे लगा हुआ था। ये दोनों सेवंतरी गांव पहुंचते हैं और यहाँ पर राठौड़ बीदा ने संग्राम सिंह को शरण दी। स्वयं जयमल के साथ लड़ते हुए शहीद हो गया। यहाँ से बचकर संग्राम सिंह पहुँचे अजमेर, जहाँ करमचंद पंवार ने उनको पनाह दी। वहाँ कुछ समय अज्ञातवास में रहकर संग्राम सिंह अपनी शक्ति का संगठन करते रहे। कुछ समय बाद परिस्थितियाँ बदलीं। कुंवर पृथ्वीराज की धोखे से विष की गोलियाँ निगलने से मौत हो गई और कुंवर जयमल सोलंकियों से युद्ध करते हुए मारा गया। सारंगदेव की हत्या पृथ्वीराज पहले ही कर चुका था। अब संग्राम सिंह के विरोधियों की संख्या लगभग समाप्त हो चुकी थी और ऐसे में राणा रायमल के लिए संग्राम सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तो रायमल जब मृत्युशैया पर था तो संग्राम सिंह को अजमेर से बुलाकर मेवाड़ राज्य का स्वामी बना दिया। अपनी सूझबूझ, कर्तव्य निष्ठा, बहादुरी और समय के चक्र ने सांगा के मेवाड़ नेतृत्व के सपने को सन 1509 में साकार कर दिया। दोस्तों, मेवाड़ का शासक बनने के बाद सांगा ने पाया कि उसका राज्य चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। दिल्ली में लोधी वंश का शासक सिकंदर
गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा और मालवा में नासिरुद्दीन राज कर रहे थे। वैसे तो ये सब अलग अलग रहने की स्थिति में अधिक शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन भविष्य में उनका आपसी सहयोग मेवाड़ के लिए बहुत हानिकारक हो सकता था, इस बात को राणा समझता था। इन राज्यों से उत्तर पूर्व और दक्षिण तथा पश्चिमी मेवाड़ की सीमाओं पर आक्रमण का भय था। इनके द्वारा की जाने वाली छेड़छाड़ से मेवाड़ के आम जनजीवन को बाधा पहुंचने की आशंकाएं थी। इस स्थिति से निपटने के लिए सांगा ने अपने हितैषी करमचंद पवार अजमेर वाले को रावत की पदवी देकर सम्मानित किया और अजमेर, परबतसर, मांडल, फुलिया, बनेड़ा आदि 15 लाख की वार्षिक आय के परगने उसको जागीर में दे दिए। इस तरह उत्तर पूर्व की तरफ मेवाड़ के भूभाग में एक शक्तिशाली सामंत बिठाकर और अपनी सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ अपना एक नया विश्वास पात्र सहयोगी भी बना लिया। राणा सांगा ने मेवाड़ की दक्षिण पश्चिमी सीमाओं के लिए सिरोही और बागड़ के शासकों को अपना दोस्त बनाया और ईडर के सिंहासन पर अपने प्रशंसक रायमल को बिठाया और इसके बाद मारवाड़ का शासक भी उसका सहयोगी बन गया।